लेट्स स्टार्ट। तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में पहले तो उसकी क्वांटिटी, फिर उसकी क्वालिटी कैसे है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। दिस इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। इस तरह के किसी भी कंपाउंड को हमें एनालाइज करना पड़ता है। ये अननोन सैंपल है, इसको हमें स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा, कंसंट्रेशन बताना पड़ेगा और क्वालिटी बतानी पड़ेगी। तो इसके साथ हमें सैंपल के साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। अगर हम टाइट्रेंट डाल रहे हैं, टाइट्रेंट, इफ यू आर यूजिंग टाइट्रेंट, दैट इज टाइट्रेशन। अगर रिएक्शन केमिकल है तो केमिकल टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन हो, कोई रिडॉक्स हो, एसिड बेस, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। अगर उसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स को देख रहे हैं, चेंजेस को देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल टाइट्रेशन, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, कंडक्टरोमेट्रिक टाइट्रेशन, एम्पिरोमेट्रिक टाइट्रेशन, पोलरिग्राफिक polarography, not titration. This is the titration. We are using titrant, but in polarography we are not using titrant, where we are using electric field. Fine. Now in the second case, we are using EM wave, electromagnetic waves. तो दो तरह से स्पेक्ट्रा आते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन में आया यूवी एंड आईआर, एमिशन में आया फ्लेम फोटोमेट्री एंड फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये दोनों क्वांटिटी को डिफाइन करने के एफ, जिस स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम एफ से आया है, मतलब वो क्वांटिटी डिफाइन कर रहा है, और वो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एमिशन क्या होता है? एनर्जी के बाद जब रिलीज करने लगता है, फास्फोरेसेंस या फ्लोरोसेंस, कोई भी लाइट को। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है यूवी एंड आईआर। इसके अलावा कुछ स्पेक्ट्रो की टेक्निक है एनएमआर एंड आईआर, एनएमआर एंड मास, सॉरी, जो कि हम डिटेल में उसकी बात करेंगे। तो अभी हम लोगों ने टाइट्रेशन के बारे में बताया, केमिकल टाइट्रेशन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल टाइट्रेशन, और उसके बाद हमने यूवी विजुअल लाइट डालने के बाद उसके अंदर एनर्जी कितनी रिलीज हुई उसके बारे में देखा, फ्लेम फोटोमेट्री एंड फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो हमने यहाँ से इसकी तरह से हमने टाइट्रेशन को देखा, फिर उसके बाद हमने फ्लोरोसेंस और फ्लेम फोटोमेट्री। हमने फ्लोरोसेंस में देखा कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बायोलॉजिकल फ्लूइड के लिए इंपॉर्टेंट है, बट इसकी ड्रॉबैक क्या है कि ये सारे कंपाउंड फ्लोरोसेंस नहीं दिखाते हैं, हाईली कंजुगेट होने चाहिए, ठीक है। और फ्लेम फोटोमेट्री का ड्रॉबैक है कि वो सिर्फ फर्स्ट ए और सेकेंड ए, कैल्शियम, सोडियम और इनको ही आइडेंटिफाई करता है, जबकि इसके जो पैरेलल है एएएस, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट को डिटेक्ट कर देता है, उसकी क्वांटिटी और उसका आइडेंटिफिकेशन कर पाता है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी ये एलिमेंट्स के लिए है, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंसंट्रेशन निकालनी तो हमारे पास यूवी होता है, तो उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। तो हम लोगों ने एनालिसिस की बात करी, तो एनालिसिस में ये सारे पैरामीटर्स हैं। हमने क्वांटिटी, उसका स्ट्रक्चर देखना है और उसका क्वालिटी देखना है। अब क्वालिटी देखने के साथ अगर सपोज उसकी क्वालिटी ठीक नहीं आई, 80% प्योर है, तो इसका मतलब 20% क्या है? इम्प्योरिटी। इसको कैसे सेपरेट किया जाए, इस 80% को इस कैसे 199.9 या 100 बनाया जाए? इसका मतलब क्या है? हमें इसको अलग करना होगा, दैट इज क्रोमेटोग्राफी, सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स बेस्ड ऑन द स्टेशनरी एंड द मोबाइल फेज। तो अब हम क्रोमेटोग्राफी पर देखते हैं कि कैसे इसको प्योर बनाया जाए, ठीक है। एक कंपाउंड
कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, ये है दोनों मिक्स है। अब हमें ए चाहिए जो कि 80% है और बी चाहिए जो हमें 20% है। हमें केवल ए चाहिए। ओके, ए इज 80% एंड बी इज 20%। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सॉलिड फेज लेंगे। एक होगा सॉलिड फेज, एक होगा मोबाइल फेज। अब इस सॉलिड फेज, मोबाइल मीन्स, या हम स्टेशनरी फेज बोल सकते हैं, नॉट सॉलिड फेज, दैट इज स्टेशनरी फेज। एक मोबाइल फेज, एक रुका हुआ फेज है, एक चलता हुआ फेज है। अब इसमें हमें इसको, इन दोनों कंपाउंड्स को रखना है। हमने ए प्लस बी जो मिक्सर था उसको सी नाम दिया है। सी मिक्सर को हमने इसमें डाल दिया और मोबाइल फेज हमने रन करा दिया। अब ये ए और बी इसमें चलने लगेंगे। ए और बी इसमें रखे और ये चलने लगेंगे मोबाइल फेज के थ्रू, क्योंकि मोबाइल फेज फोर्स मार रहा है। अब ये स्टेशनरी फेज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ए, तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी। ये यहाँ अटकता जाएगा और ये चलता जाएगा। कुछ टाइम बाद ये ऊपर रह जाएगा और ये नीचे, इतना नीचे चला जाएगा। कुछ टाइम बाद ये थोड़ा चल पाएगा और ये यहाँ नीचे आ जाएगा। और कुछ टाइम बाद ये थोड़ा सा चलेगा और ये यहाँ आ जाएगा लास्ट में, और इसको हम मोबाइल फेज से बाहर निकाल देंगे। अब बचेगा सिर्फ ए, जिसको हम निकलने के बाद मोबाइल फेज से रन करते हुए निकाल देंगे और हमारे पास कंप्लीट ए आ जाएगा। दिस टेक्निक इज क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ए को स्टेशनरी फेज की तरफ अट्रैक्ट किया। ए अट्रैक्ट होता गया और बी चलता गया। तो एक टाइम ऐसा हुआ उनके बीच बहुत गैप आ, बोलिए। हम लोग यहाँ पर टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। टाइट्रेशन हमने पहले एनालिसिस में देखा कि कंपाउंड, पहले क्वालिटी की बात करी, क्वांटिटी की बात, टाइट्रेशन किया उसका, यूवी से उसको कंसंट्रेशन देखा, उसका टाइट्रेशन से किया, प्रेसिपिटेशन या कोई भी टाइट्रेशन ने यूज किया, क्वांटिटी देखी हमने। फिर हमने उसके बाद प्योरिटी देखी, प्योरिटी अच्छी नहीं थी, 80% और 20%। तो हमने क्या किया, अब इसको सोचा कि इसको अब क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। जो दवाई हमने बनाई है उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, अब हमें इम्प्रूव करना है। तो क्वालिटी इम्प्रूव करना भी एनालिसिस में आता है, ठीक है, क्योंकि हम क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और स्ट्रक्चर एनालिसिस तीनों करते हैं। दैट इज कंप्लीट एनालिसिस ऑफ एनी कंपाउंड। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का पार्ट है ये। तो हम लोगों ने क्या किया कि ए और बी को एक ऐसे सिस्टम में डाला जिसमें एक स्टेशनरी फेज है, एक रुकी हुई चीज है, दूसरी चलती हुई चीज है। चलती हुई चीज ने क्या करना है, उसको चलाना है, और रुकी हुई चीज ने उसको अट्रैक्ट करना है। जैसे सपोज हम एक जनरल एग्जांपल देते हैं और पहले भी देते आए हैं। ए और बी दो फ्रेंड हैं, यहाँ पर है जीपैट एग्जाम, ठीक है। यहाँ जाना है इनको जीपैट एग्जाम देने के लिए, जीपैट एग्जाम, ए और बी। अब क्या है कि मैं, बी जो है, बी एकदम फोकस, दोनों साथ पढ़ाई स्टार्ट करी, बी फोकस है, ठीक है। एक महीने बाद जब स्टार्ट की तो उसके एक महीने बाद यहाँ पर कुछ अट्रैक्शन हमने लगा दिए।
सपोज मेरे कोई फ्रेंड है, हम दोनों को बोल रहे हैं लेकिन ये बी बिल्कुल नहीं सुन रहा है। बी यहाँ पहुंच गया, ए को उन्होंने बोल दिया अरे कुछ नहीं होता जी पैट करके, तेरे से नहीं होगा, कोई फायदा नहीं, वो भी ऐसा ही कर रहा था, उसका भी कुछ नहीं हुआ, वो भी भूखा मर रहा है, तू भी मरेगा, क्या क्या फायदा। अब ए थोड़ा सा डिस्टेंस, ए और बी में डिस्टेंस आ गई 1 महीने बाद। अब दूसरे महीने में बी ने फिर भी नहीं सुनी, उसको पता है उसे क्या करना है। अब ए ने तो फिर से डिस्ट्रैक्शन हुआ, डिस्ट्रैक्ट होता गया ए, और डिस्ट्रैक्ट होता गया कोई, अब उसका ध्यान और भी खरा, और भी ज्यादा अट्रैक्शन आ गया। अब ए यहाँ, बी यहाँ। अब लास्ट के 2 महीनों में बी जीपेट का एग्जाम देने गया। ए दोस्तों के साथ छोले भटूरे और ये सब खाने खाने चक्कर में कुछ नहीं और यहीं अटक गया। अब ए और बी में सॉरी बहुत गैप आ गया, ये जीपेट निकल गया और ये चला गया कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी से करने, और बाद में जो भी होगा हो सकता है इसका भी अच्छा हुआ हो, लेकिन जीपेट नहीं हुआ तो हम अभी जीपेट की ही बात करते हैं। तो हमने किया क्या, ए और बी बहुत अच्छे दोस्त थे, उनको सेपरेट किया। किस तरह से, ए को किसी एक को हमने अट्रैक्शन दिया, हमने इनकी वीकनेस देख ली। ओके, ए वो वीकनेस क्या है उसको बोलना है कि तेरे से नहीं होगा, तो वो नहीं करेगा, तो हम हमेशा बोलते रहे तेरे से नहीं होगा और उसकी स्पीड कम होगी, तो ये अट्रैक्ट होता गया इन डिस्ट्रक्शन से। तो स्टेशनरी फेज एक क्या है, डिस्ट्रक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं, ये इन दोनों कंपाउंड में से एक को अट्रैक्ट करता रहेगा। किस बेस पर अट्रैक्ट करेगा, उस बेस के हिसाब से ही हमारी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है। 2 फेज हो गए, एक तो स्टेशनरी फेज, एक मोबाइल फेज, जो मोबाइल के लिए, जो चलने के लिए उसको एक्सेलरेट कर रहा है, चला रहा है, और ए उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। अब हम देखें कौन कौन से, जो लिखा हुआ है उसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, आई विल एक्सप्लेन। ए और बी के बीच में जो डिस्ट्रक्शन था, जो अट्रैक्शन था, उसके हिसाब से उसमें उसको डिफाइन किया जाता है। जैसे एडजॉर्प्शन, अगर इनके बीच में एडजॉर्प्शन हो रहा है, दैट इज एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एडजॉर्प्शन क्या होता है कि वो इसकी सरफेस पर जाके बाइंड हो रहा होगा, और ये क्या होगा, सॉलिड, सॉलिड में ही एडजॉर्प्शन होता है, सॉलिड। तो ये हो गया एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, इसमें स्टेशनरी फेज का सॉलिड होना जरूरी है। सॉलिड, अगर जिससे अट्रैक्शन हो रहा है वो सॉलिड है, तो वो हो गया एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। उसका एग्जांपल क्या है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। और टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जो हम लोग लैब में करते हैं। हम क्या करते हैं, एक थिन लेयर बना लेते हैं सॉलिड की, सिलिका जेल की, और ये पूरी लेयर बनी, उसके बाद हमने 2 कंपाउंड यहाँ पर लगाए और मोबाइल फेज में रन किया। मोबाइल फेज ये है। अब जिसका इस स्टेशनरी का अट्रैक्शन होगा वो धीरे धीरे मूव करेगा, लेकिन जिसका नहीं होगा वो छूटा जाएगा। तो एक कंपाउंड यहाँ आ जाएगा, दूसरा कंपाउंड यहाँ आ जाएगा, एक की आरएफ वैल्यू ये हो जाएगी, दूसरे की ये हो जाएगी, तो ये अपने आप ही सेपरेट हो गए बेस्ड ऑन द एडजॉर्प्शन। जहां पर सॉलिड स्टेशनरी फेज होगा, मोबाइल फेज गैस भी हो सकता है और लिक्विड, दोनों हो सकते हैं, लिक्विड भी गैस भी। तो एग्जांपल इज टीएलसी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, कॉलम एक कॉलम जैसा होता है, एक कॉलम है,
इसमें कंपाउंड को डाला जाता है और एक ए बी में से एक को अट्रैक्ट किया, दूसरे को इल्यूट आउट कर दिया, वो अपने आप बाहर आ गया, अपने आप ही सेपरेट हो गए। तो ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी का बेस्ट एग्जांपल है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इसमें जितना तुम्हारा लंबा कॉलम होगा उतना फायदा, यानी कि उनमें प्लेट, नंबर ऑफ प्लेट्स जितनी ज्यादा होंगी उतना तुम्हारा इफेक्टिव होगा कॉलम, मतलब इन दोनों के बीच सेपरेट हो, क्योंकि उनको चलने के लिए बहुत मिलेगा। जितना ज्यादा चलते रहेंगे उतने बीच में डिस्टेंस उनकी बनती रहेगी। सपोज जीपैट में बहुत ज्यादा टाइम है तो उन बीच दोनों के बीच में डिस्ट्रक्शन का बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। हो सकता है वो 6 महीने पहले ही विड्रॉ कर दें। अगर चाहे 6 महीने पहले तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि केवल 1 महीने का डिफरेंस हो, कि लास्ट के 1 महीने में एग्जाम ना दें, क्योंकि कम टाइम है। जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन और डिस्ट्रक्शन के बीच में डिस्टेंस रहेगी। यानी कि इसकी कॉलम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमें इसमें थ्योरेटिकल प्लेट बोलते हैं इनको, कॉलम लेंथ को प्लेट, थ्योरेटिकल प्लेट, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट ज्यादा होंगी और उन प्लेट की हाइट कम होगी, तभी उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। मतलब सपोज ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है और इसमें ये प्लेट बनी है और इतनी बड़ी है, तो अपने आप ही नंबर कम हो जाएंगे प्लेट, इसलिए इस प्लेट की हाइट भी कम होनी चाहिए। 2013 का क्वेश्चन है आई थिंक जीपैट का। इफेक्टिव नंबर ऑफ प्लेट ज्यादा होनी चाहिए और हाइट ऑफ प्लेट कम होनी चाहिए इफेक्टिवनेस के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं, HETP, हाइट इक्विवेलेंट थ्योरेटिकल प्लेट। एक क्वेश्चन आता है हर बार कि कॉलम की बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होता है, कॉलम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमें उसके थ्योरेटिकल प्लेट यानी उसकी हाइट हमें बढ़ानी पड़ती है। जैसे ही हाइट बढ़ाएंगे तो उसके नंबर ऑफ प्लेट्स बढ़ेंगे और उसमें उसकी प्लेट की हाइट भी बढ़ती जाएगी, इससे सेपरेशन अच्छा होता जाएगा। क्यों, ए और बी के बीच में उसको डिस्ट्रक्शन का टाइम बहुत मिलेगा, ए यहाँ जाता जाएगा, बी निकलता जाएगा, कुछ टाइम बाद ये इतना, तो इन दोनों के बीच में बहुत गैप आ जाएगा इतना, तो ये अच्छे से सेपरेट हो जाएगा। वरना क्या होगा, अगर बहुत क्लोज होंगे ये कुछ ये भी इसमें मिक्स हो जाएगा, तो इसकी प्योरिटी उतनी नहीं आएगी 100% और समथिंग, उसका आएगा 80%। हमें प्योरिटी तो चाहिए, हमें सेपरेट करना है, दो ए और बी करना है, तो हमें ए को इतना अट्रैक्ट करना है इसमें कॉलम में, इसके लिए कॉलम लेंथ बहुत हाई चाहिए, ज्यादा चाहिए, उससे क्या हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी और सेपरेशन बढ़ता जाएगा। तो अगर वो स्टेशनरी फेज और ए कंपाउंड जिसको हम बोल रहे हैं जो अट्रैक्ट हो रहा है उसके बीच में अगर एडजॉर्प्शन फिनोमेना अगर प्ले कर रहा है तो वो हो गया कॉलम क्रोमेटोग्राफी या और TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको हमने पढ़ा था। तो अगर मैं बोलूं TLC प्लेट में हमने कंपाउंड लगाए हैं, यहाँ रन किया है मोबाइल फेज में, स्पॉट आया एक यहाँ दूसरा यहाँ, इसका मतलब क्या है, इस कंपाउंड का इस सिलिका से अट्रैक्शन हो रहा होगा और इसका कम हो रहा होगा। एडजॉर्प्शन, इसका मतलब अट्रैक्शन किस बेस पर हो रहा है, एडजॉर्प्शन बेस पर हो रहा है। इसका मतलब ये सिलिका लविंग है। सिलिका में क्या, सिलिका का स्ट्रक्चर क्या होता है, सिलिका का स्ट्रक्चर SiOH2 सिलिनॉल, लेकिन जेल में ये इस तरह से होता है OH SiOH, सिलिनॉल OH फ्री रहता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है सिलिका का, SiOH, पूरा OH चारों तरफ फैले रहते हैं सिलिका जेल में। तो क्या होता है, सिलिका क्या होती है, पोलर, OH ग्रुप होना मतलब पोलर, पोलर ग्रुप होने के साथ साथ के बावजूद ये अट्रैक्ट भी पोलर कंपाउंड को करती है। पोलर अट्रैक्ट्स पोलर, इसलिए पोलर कंपाउंड का RF वैल्यू बहुत कम रहता है, क्योंकि ये सॉलिड के साथ अट्रैक्ट होता जाता है और ये बहुत धीरे धीरे मूव करता है मोबाइल फेज के साथ, जबकि दूसरा जो कि नॉन पोलर था वो ऊपर चला गया है, इन दोनों के बीच में गैप हो गया।
तो हमने क्या किया, ए कंपाउंड जो कि पोलर है उसमें हमने सिलिका सॉलिड फेज लगाया, जिससे उसके साथ अट्रैक्शन बढ़ा उसका, और वो कम मूव किया कंपेयर टू दूसरा कंपाउंड जो कि नॉन पोलर है। हमने ये काम किया है सिलिका सॉलिड फेज से। अगर मैं इस सिलिका, जो ये सिलिका है, सिलिका होती पोलर, अगर मैं इसको ओ किसकी वजह से पोलर है, OH की वजह से, अगर मैं इस H को रिप्लेस करूं किसी भी हाइड्रोकार्बन से, तो ये हो जाएगा SiOD या कोई भी OC9 या कोई भी कंपाउंड है। अब ये हाइड्रोक्सिल नहीं रहा, इसको बोलते हैं एंड कैपिंग। एंड कैपिंग इस प्रोसेस को, ये इंडस्ट्री में जिसने सिलिका बनाई होगी उसने क्या कर दिया, सिलिका को OH की जगह पर उसको रिप्लेस कर दिया नॉन पोलर से। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंड कैपिंग। C9 जनरली C9 ग्रुप का ही सिलिकॉन ऑयल ही इसमें डाला जाता है, इसको बोलते हैं एंड कैपिंग। अब सिलिका क्या हो गई, नॉन पोलर। अब जो कंपाउंड A जो अट्रैक्ट हो रहा था और B ऊपर जा रहा था, B यहाँ चला जा रहा था, क्योंकि A तो पोलर के साथ अट्रैक्ट कर रहा था। अब उल्टा हो गया, सिलिका को जैसे हम लोगों ने ये वाली सिलिका डाली है, तो अब A ऊपर और B नीचे, क्योंकि A अब ये नॉन पोलर था तो ये नॉन पोलर अट्रैक्ट्स नॉन पोलर। इसको बोलता है रिवर्स फेज सिलिका या रिवर्स फेज कॉलम। हमने रिवर्स कर दिया सिलिका का। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है रिवर्स फेज सिलिका में, सिलिका क्या होती है, नॉन पोलर या पोलर, तो सिलिका विल बी नॉन पोलर रिवर्स फेज में। इसीलिए नॉन पोलर कंपाउंड अट्रैक्ट करेगा और वो कम चलेगा, जबकि दूसरी सिलिका जो नॉर्मल सिलिका है उसमें क्या होता है, पोलर कंपाउंड को अट्रैक्ट करता है, पोलर कम हाइट रहती है उसकी, और ये मोबाइल के साथ चलता जाता है क्योंकि उसका कोई अट्रैक्शन नहीं है उसके साथ सॉलिड में। हमारा काम वही है, हम सॉलिड फेज के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं A और B को। अगर नॉर्मल सिलिका है, अगर A तो अट्रैक्ट हो रहा है, रिवर्स फेज सिलिका हो गई तो तब B अट्रैक्ट हो रहा है और A निकल के बाहर आ गया। वो भी हम कर सकते हैं, A प्योर मिल गया हमें। पहले हमें कौन सा कंपाउंड चाहिए, इस पर इसको हमें ध्यान में रखना होता है। सपोज A और B दो कंपाउंड है, ये हमें अलग करने हैं। B है पोलर, A है नॉन पोलर। ठीक है, तो हमने कॉलम में क्या किया, सिलिका डाली और A और B दोनों डाल दिया। अब क्या होगा, B तो पोलर है, B इसके साथ अटकता जाएगा और A बाहर आ जाएगा। A को हम कलेक्ट कर देंगे क्योंकि हमें A ही चाहिए। फाइन। अगर मुझे B चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, पहले अगर सपोज यही सिलिका रखता हूं तो मैं पहले A को निकालूंगा, फिर मैं B को निकालूंगा, इल्यूट करूंगा। लेकिन ऐसा नहीं, हम क्या करेंगे, इस सिलिका को रिवर्स कर देंगे, यहाँ की ये नॉन पोलर हो जाएगी। अब ये यहाँ अंदर अटकता जाएगा और ये कंपाउंड बाहर निकलता जाएगा। बहुत बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। हम जो एप्टीट्यूड कोई भी एग्जाम होता है उसके क्वेश्चन नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसको कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट होता है। तुम कितनी ही लाइन पढ़ लो बुक्स के, अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया है कि इसका क्या फंडा है, इसका आर वैल्यू कम ज्यादा का, पूरी 50 किताबें पढ़ लेंगे, ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर। यही तो डिफरेंस होता है एप्टीट्यूड एग्जाम में, वरना ये सिंपल जीपेट नहीं होता, फार्मेसी एंट्रेंस टेस्ट नहीं हो जाता। दिस इज द डिफरेंस। एटीट्यूड कहाँ पर हमें बिल्ड करना है, एटीट्यूड कहाँ से होता है, कॉन्सेप्ट। जब तक हमें समझ नहीं आया ये क्या चीज है तब तक हम नहीं कर पाएंगे। तो ये रिवर्स फेज और नॉर्मल फेज का कंसेप्ट में पता होना चाहिए। यहाँ पर हम स्टेशनरी फेज को चेंज कर देते हैं। नॉर्मल सिलिका जो थी पोलर थी, अब उसको हमने नॉन पोलर बना दिया, एंड कैपिंग करके उसके OH को एंड कर दिया, कैप कर दिया, इसलिए एंड कैपिंग। तो स्टेशनरी फेज अगर
एक कंपाउंड के साथ एडजॉर्प्शन के थ्रू काम कर रहा है, तो वो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम टीएलसी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी को देखते हैं। अगर ये पार्टीशन के बेस पर काम कर रहा है, पार्टीशन कोफिशिएंट नाम सुना होगा, दो लिक्विड में कंपाउंड का जाना, चाय और सपोज चाय नहीं, पानी और अल्कोहल है, उसमें हमने एक नमक डाल दिया, तो नमक कितना पानी में गया, कितना अल्कोहल में गया, उसको बोलते हैं पार्टीशन, कितना पार्ट हुआ। इसका मतलब क्या है, इसमें यहाँ पर दोनों लिक्विड ही होंगे, तो जब स्टेशनरी फेज लिक्विड होगा तब पार्टीशन प्ले रोल करेगा। इसका एग्जांपल है पेपर क्रोमेटोग्राफी के। पेपर लेते हैं और उसको हम मोबाइल फेज में रन करते हैं, उसको पूरा गीला कर देते हैं, वेट कर देते हैं, उसके स्टेशनरी फेज को लिक्विड से कोटेड कर देते हैं लिक्विड से। अब लिक्विड तो स्टेशनरी फेज हो गया और मोबाइल फेज भी लिक्विड होगा, तो उनके बीच में एडजॉर्प्शन नहीं होगा। पार्टीशन विल बी द अट्रैक्टिंग फोर्स ऑफ ए एंड बी। तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी में होता है। इसमें भी हम रिवर्स कर सकते हैं। नॉर्मल उसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो अट्रैक्शन हो रहा हो, अगर हम उसको नॉर्मल कर रिवर्स कर दें तो दूसरा वाला अट्रैक्ट होगा। डिपेंड करेगा कि हम कौन सा कागज ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। बट हमें यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है सिलिका का पता होना। सिलिका क्योंकि स्टेशनरी फेज में सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा पढ़ना इज नॉट इम्पोर्टेंट, सही पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी ओके, दैट इज ओके। अब हमने इसको ए और बी के बीच अट्रैक्शन अगर एडजॉर्प्शन से देखा, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन कोफिशिएंट पार्टीशन से देखा, दैट इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अगर हम आयन के थ्रू अट्रैक्शन करके करें तो इसको आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। सपोज प्लस और माइनस को हमें सेपरेट करने हैं, हमें चाहिए माइनस, तो हम क्या करेंगे, इस इसको स्टेशनरी फेज को माइनस कर देंगे, माइनस रेजिन, और हमको चाहिए माइनस, ठीक है। तो प्लस तो यहाँ चलता जाएगा, इसके साथ अट्रैक्शन होता जाएगा, माइनस रिपल्सन के कारण बाहर निकल जाएगा, जो हमें चाहिए था। तो हमने इसके बीच का अट्रैक्शन आयन का अट्रैक्शन के बीच किया है। इस तरह के क्रोमेटोग्राफी को आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। इसमें आयन एक्सचेंज रेजिन यूज किया जाता है। यहाँ पर रिवर्स फेज सिलिका देख रहे हैं ना, रिवर्स फेज सिलिका ओडी सिलिका बोलते हैं इसको, ऑक्टेडिसाइल। नॉर्मल सिलिका, ये नॉर्मल सिलिका। पार्टीशन किसमें होता है, जब दोनों लिक्विड हो, सेलुलोज पेपर होता है ये पेपर क्रोमेटोग्राफी में। पेपर क्रोमेटोग्राफी में सेलुलोज पेपर होने की वजह से सॉलिड के साथ उसको लेयर बना के लिक्विड बनाया जाता है, जहां पर लिक्विड लिक्विड मतलब पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज जहां पर हमें आयन को सेपरेट करना है, प्लस और माइनस। अगर हमें माइनस चाहिए तो हम प्लस को अट्रैक्ट करते जाएंगे और माइनस बाहर निकल जाएगा। प्रिंसिपल यही है उसका, प्लस और माइनस का अट्रैक्शन, स्टेशनरी फेज और कंपाउंड्स का अट्रैक्शन बेस्ड ऑन द एडजॉर्प्शन, पार्टीशन, आयन एक्सचेंज। चौथा है पोर पेनिट्रेशन। क्या होता है इसमें, दो पार्टिकल हैं अलग करने ए और बी, एक का साइज छोटा है एक का साइज बड़ा, तो इस उसी पोर साइज का हम पॉलीमर लेते हैं और ये इसमें इन पोर्स में जाता जाएगा, क्योंकि कंपाउंड एक होगा नहीं, क्वांटिटी बहुत होगी इसकी, 1 लाख मॉलिक्यूल तक हो सकते हैं 1 ग्राम में, क्योंकि 1 मोल में 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है, मिलियंस एंड मिलियंस। तो ये इसके साथ चिपकते जाएंगे और ये छोटा वाला जो इन पोर से निकलता जाएगा। यानी कि हम कर क्या रहे हैं, अट्रैक्शन ही तो कर रहे हैं इसका स्टेशनरी फेज को इसके थ्रू। अगर अट्रैक्शन ये है तो पोर पेनिट्रेशन अट्रैक्शन है, तो उसमें हम इसको
पोर पेनिट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, इसके अंदर आता है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। इस क्रोमेटोग्राफी को बोलते हैं साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। अगर कंपाउंड और सॉलिड फेज के बीच एफिनिटी हो रही है तो उसको एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एफिनिटी क्या होती है? सपोज हमें एंटीबॉडीज को अलग करना है, ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी को अलग करना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एंटीजन ले लेते हैं जो कि ए को बाइंड करे, एफिनिटी करे ए के साथ, ए इसके साथ जुड़ता जाएगा और बी बाहर निकलता जाएगा। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी ये एंटीबॉडी को अलग करने के लिए किया जाता है। ये किस बेस पर क्लासिफिकेशन है इसका? सॉलिड फेज और कंपाउंड के बीच अट्रैक्शन क्या हो रहा है उसके बीच में, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 मैकेनिज्म के थ्रू ये क्रोमेटोग्राफी काम करता है और सारे के सारे इसी के अंदर होते हैं। ये सिर्फ बेस होता है सॉलिड फेज और उसके बीच का अट्रैक्शन किस बेसिक प्रिंसिपल पर हो रहा है। अगर एडजॉर्प्शन पर हो रहा है तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन पर हो रहा है तो पार्टीशन, आयन के अट्रैक्शन पर है तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, साइज पर है तो पोर पेनिट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, अगर एफिनिटी पर है तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, जिस पर हमें सेपरेशन, जिस टेक्निक से हमें सेपरेशन करने होंगे। यहाँ पर कुछ पॉलीमर के नाम भी दिए हुए हैं। एडजॉर्प्शन के लिए कौन सा? सिलिका। पार्टीशन के लिए सेलुलोज पेपर, जो मैंने बात पेपर क्रोमेटोग्राफी। साइज एक्सक्लूजन के लिए डेक्सट्रॉन यूज किया जाता है सॉलिड फेज। रिवर्स फेज सिलिका है ओडीएस सिलिका। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है अट्रैक्शन ऑफ कंपाउंड एंड स्टेशनरी। इसी के बेस पर सारे क्रोमेटोग्राफी यूज होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्रोमेटोग्राफी है गैस क्रोमेटोग्राफी एंड HPLC। सबसे ज्यादा यूज होने वाले गैस क्रोमेटोग्राफी से क्या लग रहा है? नाम से ही लग रहा है गैस, इसमें मोबाइल फेज होगा। ये इंपॉर्टेंट क्रोमेटोग्राफी टेक्निक गैस क्रोमेटोग्राफी, इसमें गैस मोबाइल फेज होती है। मोबाइल फेज के नाम पर ही हमेशा क्रोमेटोग्राफी होती है। गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यानी कि लिक्विड मोबाइल फेज होगा। इसमें गैस कैरियर गैस होती है और स्टेशनरी फेज सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड के साथ लिक्विड भी हो सकता है। अगर सॉलिड होगा तो एडजॉर्प्शन के फिनोमेना पर काम करेगा, सॉलिड के साथ लिक्विड होगा तो पार्टीशन के फिनोमेना पर काम करेगा। ये इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है GC, गैस क्रोमेटोग्राफी। इसमें कंपाउंड को डाला जाता है और वो उसमें वेपर में कन्वर्ट होता है, वेपराइज होता है, उसके बाद उसको सेपरेट किया जाता है। इसमें डिटेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिटेक्ट करने के लिए। फ्लेम आयनाइजेशन, फ्लेम फोटोमेट्री यूज कर रहे हैं या फोटो आयनाइजेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं। इसका नाम मैं आपको बता दूंगा, एक लिस्ट दे दूंगा गैस क्रोमेटोग्राफी के डिटेक्टर, ठीक है। तो इसके 5 मिनट के रेस्ट के बाद हम फिर से स्टार्ट करेंगे, उसमें HPLC और डिफाइन करेंगे, कुछ और चीजों पर क्रोमेटोग्राफी पर स्टक रहेंगे, ठीक है। तो 5 मिनट्स बाद हम फिर से ज्वाइन करेंगे।